नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 6 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन के घटक। चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। तो आप लोग पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हम कौन कौन से भोजन खाते हैं, भारत के अलग अलग जगहों पर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या खाया जाता है, उन लोगों की आपने सूची बनाई थी और मानचित्र में देखा था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो आपने देखा था कई जगह पे दाल, चावल, बैंगन का भरता, चावल, सांभर, भिंडी की सब्जी, और इसके साथ में देखा था कि दक्षिण भारत में क्या खाए जाते हैं, अप्पम, मछली और कुछ सब्जियां हो सकती हैं। आगे, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न का मतलब रोटी या चावल, ये तो भोजन अवश्य ही होता है, चाहे जिसकी रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, मक्का की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो या फिर चावल। और दूसरे खाद्य पदार्थ में क्या हो सकता है, दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। सब्जी, चावल, रोटी, दाल, ठीक। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। मतलब एक प्रकार के भोजन में अन्न से बना दिखा रहे हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, और दूसरे प्रकार के भोजन में जो रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, जैसे दाल हो गया, सब्जी हो गई, मांस हो गया, दही, मट्ठा, अचार, ये सभी। आगे, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। ये देखिए, ये सारणी है 1.1। सारणी 1.1 विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्के की रोटी। अन्न में दाल, मांस में क्या हो सकता है, राजमा। सब्जियों में सरसों का साग। अन्य व्यंजन के इसके साथ दही और घी हो सकता है। आंध्र प्रदेश में अन्न में चावल, दाल या मांस के व्यंजन में अरहर की दाल तथा रसम। सब्जियां में कुंदरू और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार। आपको अपने राज्य का, अब एक राज्य का और लिखना, आप अपने राज्य का लिख दीजिए कि आपके राज्य में क्या क्या खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सकें। मतलब ये कह रहे कि हर समय हम ये व्यंजन नहीं खा पाते हैं। जब कहीं हम आते जाते हैं तो इतना सारा खाना लेकर तो नहीं चलते, रास्ते में जो मिलता है वही खा लेते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की व्यंजनों की आवश्यकता होती है। एक ही तरह का भोजन खाते रहेंगे तो हमारे शरीर के जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी उसको विटामिन्स, ऊर्जा वगैरह सब चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। अब देखिए हेडिंग 1.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों, एक तो पादपों से मिलती है, दूसरा किससे मिलेगी, जंतुओं से, पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं उसकी जो कच्ची सामग्री होती है, मतलब जो भी खाना पकाने से पहले जो चीज़ हमको प्राप्त होती है वो दो चीज़ों से मिलती है, या तो पेड़ पौधों से मिलेगी या तो जीव जंतुओं से मिलेगी। पेड़ पौधों से क्या मिलता है
गेहूँ, चावल, है ना। और जंतु से क्या क्या आप लेते हो, जैसे मांस खाते हो, ये सभी चीज़ें। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कीजिए। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो क्या इतने सारे पोषक सभी खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं? तो होते हैं भाई। सभी खाद्य पदार्थों में, एक खाद्य पदार्थ में सारे पोषक नहीं होते, लेकिन अगर सभी खाद्य पदार्थों की बात कर रहा है तो सब में मिलते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। तो बता रहे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इनमें से कौन कौन से पोषक तो पाए जाते हैं, इनका हम परीक्षण करेंगे। वैसे सारे चीज़ों का परीक्षण करना आसान नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है, और इसी का हम परीक्षण देखेंगे कि कैसे करते हैं। चलिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। बोला है कि आपको इनके विलयन चाहिए। विलयन मतलब घुले हुए, किसी चीज़ में पानी वगैरह में घुले हुए चाहिए। क्या क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। परख नली और ड्रॉपर के साथ ऐसे हम बूंद बूंद गिराते हैं, परख नली में गिराते हैं। आगे, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। तो देखिए, ये हमारी सारणी 1.2 है। ये रही सारणी 1.2। इन पर आपको परीक्षण करना है। उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं वो आपको लिखना है। कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, बिना पका चावल, पका हुआ चावल। देखते हैं इसमें ये जो पोषक तत्व हैं, मंड हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा। मंड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, तो किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। पहले हम किसका परीक्षण करेंगे? चलिए देखते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये विलयन उपलब्ध नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने शिक्षक के पास जाइए, वो इनको इसमें जो तरीका बताया गया है उस तरीके से उपलब्ध करवा देंगे। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। बताया ना, मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो या तो मंड के रूप में पाए जाते हैं या तो शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन कौन से हैं? मंड और शर्करा। आगे, अब अगर हमें आयोडीन का विलयन प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे?
आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। टिंचर आयोडीन मिलाने से हमें आयोडीन का विलयन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए था, तो कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। और तीसरा क्या चीज़ चाहिए था? कास्टिक सोडा। तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो इसमें जो मात्रा लिखी हुई है उतना उतना ही डालना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है और कास्टिक सोडा में 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 मिलीलीटर जल में डालना है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित होता है, तो किन किन चीज़ों में मंड होता है, पहले इसका परीक्षण करेंगे। इसका कैसे परीक्षण करेंगे? देखिए क्रियाकलाप तो मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में परीक्षण करना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। आपने जो विलयन बनाया है उस सामग्री के ऊपर जिस पर आप परीक्षण करना चाहते हैं उस पर 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जैसे ही आप डालेंगे बूंद तो उसमें क्या होगा? रंग उसका बदलने लगेगा। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अगर आपने विलयन की 2-3 बूंदें डाली और उसका रंग बदल के नीला या काला हो गया, इसका मतलब कि उसमें मंड उपस्थित है। तो मंड के परीक्षण के लिए हमें आयोडीन के विलयन की ज़रूरत होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये दोनों बच्चे आलू का एक टुकड़ा लेकर के ड्रॉपर की मदद से उसमें आयोडीन के कुछ बूंदें डाल रहे हैं। ये मंड के परीक्षण के लिए है। आगे देखिए क्या है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। ठीक, अब आपको भी ऐसे कुछ खाद्य सामग्री लेनी है, उस पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन का विलयन डालना है और फिर देखिए उसका रंग नीला या काला हो रहा है कि नहीं। अगर रंग नहीं हुआ तो उसमें मंड नहीं है, और रंग बदला नीला या काला हुआ तो यानी उसमें मंड उपस्थित है। और फिर जो भी रिजल्ट आए उसको सारणी 1.2 में लिखना है। ये तो रहा हमारा कार्बोहाइड्रेट मंड का परीक्षण। अब इसका देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, तो मंड के परीक्षण के लिए हमें आयोडीन का विलयन चाहिए। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसका विलयन चाहिए? देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यानी अगर आप इस प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ पे कर रहे हैं वो ठोस नहीं होनी चाहिए। या तो पेस्ट के रूप में होनी चाहिए, यानी घुली हुई, जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं उस तरीके से, या तो उसका चूर्ण यानी चूर्ण एकदम चकनाचूर होना चाहिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह हिलाएं। तो जब उसका चूर्ण बना लेना है तो उसको एक परख नली में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और उसको अच्छे से हिला के यानी पूरा मिक्स कर लेना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। इसमें दोनों का विलयन डालना है, कॉपर सल्फेट का भी डालना है और कास्टिक सोडा का भी विलयन डालना है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ
परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जब आप हिला करके उसको 10 मिनट के लिए या कुछ मिनट के लिए रख देंगे तो बाद में देखेंगे कि कुछ देर बाद उसका भी रंग क्या होगा, बदल जाएगा। इस बार कैसा रंग आएगा? अगर प्रोटीन की उपस्थिति होगी उसमें तो रंग बैंगनी आएगा, अगर प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होगी तो फिर रंग आएगा या फिर रंग नहीं भी बदल सकता है। तो अगर रंग बैंगनी हुआ तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो लड़का है ये कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है और चूर्ण में डाल रहा है। ये परखनली है इसके हाथ में, डाल के फिर देखेगा कि इसका रंग बदला कि नहीं बदला। वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण तो उससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें किसी भी विलयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वसा का मतलब होता है तेल, यानी जो चीज़ें ऑयली से होती हैं, तैलीय चीज़ें होती हैं उनमें वसा होती है, चिकनाहट जिसमें होती है। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। तो जिसमें आपको वसा का परीक्षण करना है तो एक कागज़ में उसी पदार्थ को रख दीजिए और एकदम उस कागज़ में लपेट करके उसको कूटिए। ध्यान रखें कि कागज़ फटे नहीं, इतना भी नहीं कूटना है कि कागज़ पूरा फट जाए। चलिए अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो कोई भी कागज़ अगर तेल में डूब जाता है फिर उसको अगर सूरज के प्रकाश के सामने रखेंगे तो उसमें हल्का सा प्रकाश हमें दिखाई देता है, प्रकाश पार होता दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी तैलीय चीज़ उसमें लगा दे कागज़ में तो इसका प्रकाश हमें आर पार हल्का सा धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखिए कोई भी रस वाली चीज़ जिसमें पानी पाया जाता है उसको कूट देंगे तो कागज़ तो गीला हो जाएगा, लेकिन फिर उसको सुखा के तब अगर देखेंगे तो सुखाने के बाद वो पूरा सूख जाएगा, फिर उसमें प्रकाश जो है आर पार धुंधला प्रकाश नहीं आएगा। आगे दर्शाता है खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तिल का धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो आपको ये परीक्षण करके फिर आपको सारणी में लिखना है। ये सारणी में देखिए, सारणी 1.2 यहाँ पे इन्होंने परीक्षण किया कच्चा आलू पे। कच्चा आलू में मंड उपस्थित होता है, दूध में प्रोटीन, मूंगफली में वसा। इस तरह बिना पका चावल, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसका मतलब इसमें भी मंड होगा। पका हुआ चावल, इसमें भी मंड उपस्थित होगा। या आपको सब परीक्षण करके देखने हैं। सूखा नारियल ये हल्का ऑयली होता है तो इसमें क्या उपस्थित होगा? वसा की उपस्थिति होगी। बिना पकी अरहर की दाल, इसमें प्रोटीन होती है, पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होगी। सब्जी का एक टुकड़ा, ये इसमें भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं, शायद इसमें भी मंड की उपस्थिति होगी। फल का टुकड़ा, इसमें भी मंड होगा। उबला हुआ अंडा, ये भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चलिए आगे देखिए। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को
इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का तो परीक्षण कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे भोजन में विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इन सभी पोषकों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो आगे है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है कि वो हमें शक्ति यानी ऊर्जा, ताकत देते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी अगर दोनों की समान मात्रा लें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और जिसमें वसा पाई जाती है, उनकी समान मात्रा लें तो कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा ऊर्जा देगा वसा की तुलना में। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जो भोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा से युक्त होता है, वो उस भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भी भोजन कहते हैं। ठीक, ये देखिए चित्र दिखाए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। ये वो हैं जो हमें पातों से मिलते हैं। क्या क्या कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? मक्का में, आम में, तरबूज में, पपीता में, गन्ना में, आलू में, शकरकंदी में, गेहूं में, चावल में, बाजरा में। ठीक, इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर ये रहे हमारे कुछ वसा के स्रोत। जैसे वसा जो भी तेल की चीज़ें होंगी, नारियल का तेल, देखिए नारियल का तेल, गिरी का तेल, गिरी मतलब वही बादाम, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, इन सब से क्या मिलती है? ये सभी वसा के स्रोत हैं। तिल का तेल, ये तो वो सारी चीज़ें जो हमें पादपों से मिलती हैं। वसा के कुछ स्रोत भी हैं जो हमको जीवों से मिलते हैं, जैसे मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, इन सब में भी वसा पाई जाती है। लेकिन ये हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक, जंतु से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, ये हैं कुछ प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन पहले तो वो हैं जो पादपों से पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल और सोयाबीन में पाई जाती है। तो तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, इन सभी में प्रोटीन पाई जाती है और ये सारी चीज़ें हमको पादपों से मिलती हैं। दूसरा क्या है? मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, इन सब में भी प्रोटीन पाई जाती है और ये सारी चीज़ें हमको जीव जंतुओं से मिलती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अभी आपने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पढ़ा कि वो क्यों होती है? वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। और प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब उस चीज़ से नहीं कि हमारा शरीर एकदम बड़ा हो गया, मोटे हो गए। ठीक है, वृद्धि का मतलब हमारे विकास से भी है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं और विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पता है विटामिन कई तरह के होते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी के भी कई सारे प्रकार होते हैं। नाम से जाना जाता है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन सारे विटामिनों का समूह बना देते हैं, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों
विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिखाए गए हैं। विटामिन ए का काम क्या है? वो हमारी त्वचा और हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए, हमारे दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। ठीक। अब विटामिन से भरपूर भोजन कौन कौन से होते हैं जिनमें सारी विटामिन पाई जाती है, वो देखते हैं जो चित्र में दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। विटामिन ए किसमें पाए जाते हैं? पपीता में, गाजर में, आम में, दूध में, मछली के तेल में। इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए। फिर ये विटामिन बी किसमें पाए जाते हैं? गेहूं में, चावल में, यकृत में, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं। और कुछ खट्टे पदार्थ जैसे संतरा, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला, अमरूद, इन सब में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। यह है विटामिन डी के कुछ स्रोत। दूध, मक्खन, मछली, अंडे, इन सब में क्या पाए जाते हैं? विटामिन डी। फिर हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। विटामिन की भी पढ़ लिए, अब देखते हैं हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अब देखेंगे खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं। चित्र 1.10 ये रहा। ये कुछ खनिज लवण हैं जैसे आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। आयोडीन किसमें पाए जाते हैं? पालक, अदरक, मछली, दही, इस सब में क्या पाए जाते हैं? आयोडीन पाया जाता है। फास्फोरस जैसे दूध, केला, गेहूँ, मिर्च, चावल, इन सब में फास्फोरस पाए जाते हैं। लौह, सबसे ज़्यादा लौह तो पालक में पाई जाती है, जिसको आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। पालक, ये यकृत, सेब, ये शायद अमरूद, इसमें सभी क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम। कुछ और है पता नहीं। और फिर कैल्शियम सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में पाया जाता है, दूध और अंडे में। ठीक है, सभी कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलती है। तो गर्मी में तो कोई सूर्य का प्रकाश इतना नहीं ले पाता, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए हमें हर दिन थोड़ी धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो आपको बात पता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें सिर्फ एक ही पोषक तत्व नहीं, एक से अधिक यानी कई सारे पोषक तत्व हो सकते हैं। आपने 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। अगर आपने परीक्षण किया होगा तो देखा होगा कि एक ही चीज़ में कई सारे पोषक तत्व पाई जाती हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? चावल में पाई जाती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण,
विटामिन्स, इसके अलावा भी हमारे शरीर को आहारी रेशे जिसको रोचांस कहते हैं और जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रुचांस की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो हमारे भोजन में जो रुचांस की आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो कौन देता है? पादप देते हैं। रुचांस के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुचांस हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो बता रहा जो रुचांस है वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुचांस बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यदि खाना खाते हैं और नहीं पच पाता है तो रुचांस की सहायता से ही रुचांस से उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जल का हमारे शरीर में क्या काम है। तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो अपने सबके इस पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या काम होता है, क्यों हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो तो आपने पढ़ ही लिया। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर को वृद्धि प्रदान करना। खनिज लवण क्या काम करते हैं? विटामिन्स का काम करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रुचांस का काम करते हैं, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। और फिर जल का काम क्या है? वो इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल हम कैसे कैसे लेते हैं? हमारे शरीर को जो जल की पूर्ति होती है वो किस चीज़ों से होती है? तो जल जो हम पीते हैं, दूध जिसमें पीते उसमें भी जल की मात्रा होती है, ये भी लिक्विड होता है, द्रव होता है। जो चीज़ें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे चाय पीते हैं, फिर कुछ सब्जियां भी बनाते हैं उसमें भी रस होता है। इन सब चीज़ों से जल जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो हमें मिलता है। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो जैसे टमाटर है, इसमें भी पानी होता है, नींबू देखो इसमें भी रस होता है, ठीक है, तो हाथ गीले होते हैं? हाँ भाई ज़रूर होंगे। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो आपने जब किसी फल या सब्जी को काटा होगा तो हाँ, तो भाई ज़रूर ही गीले होते हैं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो ये जो चीज़ें फल सब्जी वगैरह हम खाते हैं इसमें भी जल पाया जाता है, तो हमारे शरीर को जल की पूर्ति इसी चीज़ों से हो जाती है। सब्जी पकाते समय भी उसमें पानी डालते हैं तो उससे भी जल की पूर्ति हो जाती है। अब अगली हेडिंग है संतुलित आहार। अब क्या पढ़ेंगे? संतुलित आहार क्या होते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक
तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो वो आहार जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते, जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए होता है, जो आहार हमें प्रदान करते हैं, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। और जो पोषक हमें चाहिए वो आवश्यकता से ना अधिक होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में होनी चाहिए। आगे क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को विभिन्न विभिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर अलग अलग स्थिति में अलग अलग उसको पोषक तत्व चाहिए। बूढ़ों को कम कैलोरी वाली चीज़ें चाहिए, जो नौजवान हैं उनको भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन्हें आयरन वगैरह ये सब ज़्यादा चीज़ें चाहिए। बच्चों को कैल्शियम वगैरह, प्रोटीन वगैरह, इन सब चीज़ों से भरपूर पोषकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में जैसे मूंग और चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारत भोजन जैसे इडली हो गया, अपने यहाँ जैसे दही हो गया, आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। तो बता रहे हैं कि सिर्फ यही भोजन खाने से ही काम नहीं चलेगा, इसको अच्छे तरीके से पकाना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पकाने से कई विटामिन चले भी जाते हैं, धुलने से भी कई विटामिन चले जाते हैं। तो पहेली या जानने के लिए उत्सुक है, क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पकाना भी आवश्यक है, पोषक तत्व नष्ट ना हो, ताकि पोषक तत्व उसमें से नष्ट ना हो जाए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यह सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह भी संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। इसलिए सब्जी या फल को काटने से पहले उसको धुलना चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक, तो चावल व सब्जियों को बार बार नहीं धोना चाहिए, 2-3 बार धुल लो बस काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो ज़्यादा पानी डाल के अगर भोजन बना रहे हैं तो उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, वरना कई सारे पोषक तत्व उसी पानी के साथ बह जाएंगे, चले जाएंगे। आगे देखते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? पकाने से सबसे ज़्यादा जो विटामिन जाता है वो है विटामिन सी, यानी उसका खट्टापन या तीतापन। बूझे ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है,
एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ऊर्जा देता है वसा की तुलना में, और सिर्फ अगर वसा का भोजन ही खाते रहेंगे तो ऊर्जा तो नहीं मिलेगी, लेकिन मोटापा जरूर हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो एक बोझो है, उन्होंने सिर्फ वसायुक्त भोजन ही खाया। तला हुआ चीज़ जैसे समोसा हो गया, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन सभी चीज़ों को खाया, उसके अलावा कुछ खाया ही नहीं। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। भाई, हमें तो सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट भोजन ना खाएं, सिर्फ वसायुक्त ही भोजन खाएं तो हम ठीक रहेंगे। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो ये बताए, ये देखो, ये है बोझो, खा खा के एकदम मोटे हो गए। अगला जो हेडिंग है वो है अभावजन्य भोजन। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, वह व्यक्ति उस अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो यह है कि अगर आपको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसा है जो बहुत लंबे समय से आपके शरीर को नहीं मिला है, तो क्या होगा, उस पोषक का हमारे शरीर में अभाव हो जाता है। वह व्यक्ति फिर अभाव से ग्रसित हो जाता है और बीमार भी हो जाता है, रोग भी हो जाते हैं, विकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो वो रोग जो लंबी अवधि तक, यानी लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। जो पोषक तत्व आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपको चाहिए, बहुत लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से जो आपको रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। तो अगर प्रोटीन आपको पर्याप्त नहीं मिल पा रही है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? आपके शरीर की वृद्धि नहीं होगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग सफ़ेद होने लगेंगे, तो त्वचा संबंधी कुछ बीमारियां होने लगेंगी, पेचिश भी हो सकती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। किसकी? प्रोटीन और किसकी कमी से? लंबे समय तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर उसको लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है तो बहुत कमज़ोर, बहुत दुबला पतला, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ साड़ी 1.3 में दर्शाए गए हैं। अब देखते हैं कि विभिन्न जो विटामिन होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो कहाँ है साड़ी 1.3? ये रही। विटामिन या खनिज। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। आपने पढ़ा था ना, विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको दृष्टिहीनता हो सकती है, आपको कम दिखाई देगा।
लक्षण क्या होते हैं इसके? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, मतलब दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है, अब बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन C, ये स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपके मसूड़े से खून आ रहा है, कहीं चोट लग जाती है, घाव नहीं भर रहा है, इसका मतलब आपको विटामिन C की कमी है। विटामिन D से रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, उसमें आपकी जो हड्डियां होती हैं वो इतने मुलायम हो जाती हैं कि जहाँ तहाँ से तुम मुड़ने लगती हैं। फिर कैल्शियम यह हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी कमी से अस्थियां और दंत क्षय, यानी कमज़ोर अस्थियां, हमारी जो हड्डी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, दांत भी तो हड्डियाँ ना होते हैं। आयोडीन से घेंघा रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन के पास कोई ग्रंथि होती है जो फूल जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है आयोडीन की कमी से, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है सही से। लौह जो खनिज लवण है उससे कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता, खून की कमी हो जाती है और इससे कमजोरी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो इन रोगों से बचा जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। जो भारत में विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के भोजन जरूर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसकी मात्रा सामान्य है, उनका वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए, तो आपका पाठ यहाँ से पूरा हुआ। आपने आज प्रमुख शब्द कौन कौन से पढ़े? संतुलित आहार पढ़ा, क्या होता है? बेरी रोग किसकी वजह से होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुचांश, स्कर्वी, मंट, विटामिन, ये सभी पढ़े। एक छोटा सा दिया हुआ है लोगो, देखते हैं ये क्या है? सुदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, या FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, तेल, गेहूँ, दूध और नमक से प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके तत्वों को उत्तम बनाता है। तो यह लोगो किसका है? FSSAI खाद्य पदार्थों का लोगो है। ठीक, सारांश में आज हमने क्या मुख्य चीज़ें पढ़ी हैं वो एक बार देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अंतिम है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।